पिछले वीडियो में हमने वर्ग नवम के पाठ गति की शुरुआत की थी, जिसमें हमने दूरी, विस्थापन, वेग और चाल के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम त्वरण के बारे में जानेंगे। त्वरण क्या है, उसके कुछ उदाहरण जिसे हम एक्टिविटीज़ द्वारा दर्शाएंगे और साथ ही साथ उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। आपने कभी एक्सेलरेशन के बारे में सुना है? एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। जब हम गाड़ी, स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो कहते हैं इसमें एक्सेलरेटर दे दो, स्पीड तेज हो जाएगी। तो क्या स्पीड बढ़ाना एक्सेलरेशन या त्वरण है? जी नहीं। त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। अब वेग में परिवर्तन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। यहाँ जब गाड़ी के इस एक्सेलरेटर को हम दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। यह तो पहला तरीका है। जब गाड़ी की गति बढ़ेगी, इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। यहाँ जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस गाड़ी का वेग 0 पर है। यहाँ हमने गाड़ी के वेग को 0 पर रखा है। अब गाड़ी का वेग बढ़ाकर हम यहाँ 20 पर ले जाते हैं। 20 पर पहुँचने के बाद पुनः यह घटकर 0 पर आ गया। पहले केस में जब 0 से 20 पर गया तो वहाँ वेग में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण त्वरण उत्पन्न हुआ। पुनः जब वेग 20 से घटकर 0 पर आया तो यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ, स्पीड इसका कम हो गया, और इस प्रकार के त्वरण को हम मंदन कहते हैं। क्या और भी किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, यानी दिशा में परिवर्तन को भी वेग में परिवर्तन कहा जा सकता है। यहाँ अगर हम गाड़ी की दिशा में परिवर्तन करें, जैसा कि हमने यहाँ किया, गाड़ी की दिशा में परिवर्तन करें तो यह भी वेग में परिवर्तन है। इस तरह से हमने देखा कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर या गाड़ी की स्पीड को घटाकर या वेग की दिशा में परिवर्तन कर हम त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम त्वरण के कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते क्या ये त्वरण है या मंदन है। हमारे पहले उदाहरण में हम समान गति से एक ही दिशा में चलते हुए गाड़ी को देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम एक पत्थर को पानी में गिराते हुए देखेंगे। तीसरे उदाहरण में एक बॉल को कैच करते हुए देखेंगे। चौथे उदाहरण में एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक कर देखेंगे। आज हम अब त्वरण के बारे में यहाँ देख रहे थे। हमने देखा कि जब त्वरण हम उत्पन्न कर रहे थे तो वह 3 विधि से त्वरण उत्पन्न हुआ। पहला, जब गाड़ी की स्पीड यानी प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम u से दर्शाते हैं। प्रारंभिक वेग प्रथम केस में प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग यदि v था। तो पहले केस में प्रारंभिक वेग, गाड़ी जब
रुकी हुई थी, स्थिर थी, तो उस समय उसका वेग था 0 मीटर प्रति सेकेंड। जब गाड़ी चलना शुरू हुआ तो उसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, v 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ जो परिवर्तन हुआ वेग में, वह वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस u, यानी परिवर्तन की जब भी हम बात करते हैं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और त्वरण कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। वेग में परिवर्तन की दर। दर शब्द का जहां भी हम उपयोग करते हैं वहां दर का अर्थ होता है जो कुछ भी है बटा समय। जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी विस्थापन बटा समय, दूरी में परिवर्तन की दर यानी दूरी बटा समय, और यहाँ हम कह रहे हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन का सूत्र क्या हुआ है हमारा? v माइनस यू, और समय कितना है? t। त्वरण जिसे इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे हमने a से दर्शाया, इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटा t। ये हमारा त्वरण का सूत्र है। जब हमने गाड़ी चलाया था तो उस समय हमने देखा था कि प्रारंभिक वेग था u मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग था 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय अगर उसमें लगा हमें 10 सेकेंड का, तो a बराबर होता है v माइनस यू बटा t, यानी v है 20, u है 0 और t है 10, बराबर कितना हो गया? 2। अब यहाँ v माइनस यू का सूत्र SI यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। तो a बराबर हमारा मान निकल गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये केस 1 हुआ जब हमने गाड़ी को प्रारंभ किया था। अब केस 2 में हमने क्या देखा कि हमारा उस केस में प्रारंभिक वेग था कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड, और v बराबर गाड़ी चूंकि रुक गई थी, हमने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रुक गई, तो वहां अंतिम वेग कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो a बराबर कितना हो गया? v माइनस यू बटा t, या a बराबर कितना हो गया? v कितना है हमारा? 0, u कितना है? 20। रुकने में मान लेते हैं समय लगा 5 सेकेंड का। गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद जितनी देर में गाड़ी रुकी वह समय कितना था? 5 सेकेंड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बटा 5, बराबर कितना हो गया? -20 बटा 5 बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम गौर करेंगे कि यहाँ जो त्वरण हो रहा है इसका मान माइनस है, यानी यहाँ वेग घट रहा है। परिवर्तन घटना और बढ़ना दोनों ही हो सकता है। जब परिवर्तन यहाँ वेग में परिवर्तन जब कम हो, यानी वेग में पहले प्रारंभिक वेग था 20 और बाद में हो गया 0, यानी कम हो रहा है जब वेग, उस केस में जब त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। तो यहाँ इस त्वरण को मंदन कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे कहते हैं रिटार्डेशन। मंदन या रिटार्डेशन। मंदन हमेशा माइनस में होता है, मंदन का मान हमेशा निगेटिव होता है। ये दो केस में, यानी त्वरण उत्पन्न हो सकता है वेग बढ़ने के कारण, त्वरण उत्पन्न हो सकता है वेग घटने के कारण, तथा एक तीसरा केस हमने देखा था, त्वरण उत्पन्न हो सकता है दिशा में परिवर्तन के कारण, क्योंकि वहां
वेग जो है वह सदिश राशि है। तो जब गाड़ी की दिशा में परिवर्तन हो रहा था तो वहां वेग का मान नहीं बदल रहा था, लेकिन वहां दिशा बदल रही थी, और दिशा में परिवर्तन को भी हम त्वरण के द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि वहां वेग में परिवर्तन हो रहा है। अब अगर कोई गाड़ी मान लेते हैं चलना प्रारंभ करता है, और शुरुआती वेग जब शुरू हुआ था तब तो उसका वेग 0 था, लेकिन यहाँ एक कार है जिसका प्रारंभिक वेग जैसा हमने देखा अभी 0 था। ये चलना प्रारंभ किया, 0 मीटर प्रति सेकंड था। ये कार चलना प्रारंभ किया और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग में पहुंचा। पुनः लगातार यह गाड़ी चले जा रही है और इसका वेग यहाँ भी है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ u कितना है, अब यहाँ से यहाँ गाड़ी जाने में मान लेते हैं हम 10 सेकंड का समय लग रहा है। इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। यहाँ u का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, v का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या यहाँ त्वरण उत्पन्न हो रहा है? त्वरण हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी v माइनस यू बटा टी, v भी यहाँ 20 है और u भी 20 है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी यहाँ त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा। अर्थात त्वरण सिर्फ और सिर्फ तभी उत्पन्न हो सकता है जब वेग में परिवर्तन हो, या तो वेग के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो, या तो वेग के डायरेक्शन में परिवर्तन हो, या तो उसकी दिशा बदले या तो उसका मान बदले, तभी त्वरण उत्पन्न हो सकता है। जब किसी बॉल को रस्सी में लेकर हम घुमाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वेग का मान भले ही समान हो, लेकिन हमेशा बॉल की दिशा बदल रही होती है, इसलिए वहां त्वरण उत्पन्न होता है। वैसे त्वरण को जिसमें सिर्फ दिशा बदल रही है और मान नहीं बदल रहा है, वैसे त्वरण को हम एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर त्वरण का मान अनेक बिंदुओं पर बदल रहा है, अर्थात वेग में परिवर्तन कुछ समय के बाद हो रहा है, तो वैसे त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वृत्तीय गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वह एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। आज का प्रश्न, आज हमने देखा त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, तथा त्वरण पर आधारित प्रश्न हम कैसे बना सकते हैं। अगले क्लास में हम गति के सूत्रों को देखेंगे। त्वरण यानी एक्सेलरेशन समझने में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।